हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में आज हम सीकर जिले के अंदर आयोजित की गई अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। जो बाकी जिले हैं जिनमें अभी तक अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं हुई हैं, उन बच्चों के लिए ये जो प्रश्न पत्र है ये अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और आने वाली बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए भी ये जो प्रश्न पत्र है वो अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है कि इसका पूर्णांक है वो 34 नंबर का रहने वाला है और समय जो है वो 2 घंटे 45 मिनट का रहने वाला है। चलिए सबसे पहले हम बाकी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन ना करते हुए सीधे हम हमारे टॉपिक पे मुद्दे पे चलते हैं, अपन प्रश्नों का सॉल्यूशन पढ़ते हैं। सभी बच्चों से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो का लिंक आगे मित्रों के साथ शेयर कर हमें मोटिवेट करने का प्रयास करें। पहला प्रश्न कह रहा है कि दो आवेशों के मध्य बल F है। दो आवेश हैं, उनके बीच में कोई बल लग रहा है F। यदि इनके बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको यदि अपन 3 गुना कर देंगे तो इन आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना हो जाएगा। तो सर हम जानते हैं कि F इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है KQ1Q2/R का स्क्वायर, और दूरी को हमें कितना करना है, 3 गुना कर देना है, तो 3R का हमें स्क्वायर कर देना है। तो 3R का जब अपन स्क्वायर करेंगे तो सर हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 होता है। देन डायरेक्टली हमारा जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे अपन चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमसे कह रहा है कि 12 पिकोफैरेड धारिता का एक संधारित्र है, वो 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित हो जाएगी, यानी संधारित्र के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी कितनी हो जाएगी। सर संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। हालांकि हमारे पास इसके दो और फॉर्मेट भी हैं, लेकिन यहाँ पे हमें धारिता दे रखी है और विभवांतर दे रखा है, देन डेफिनेटली हमारा यही फॉर्मूला यहाँ पे काम में आ जाएगा। फटाफट इसके अंदर अपन वैल्यूज रखेंगे और इसका सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। सर 1/2 सी का मतलब 12 पिको फैरेड दे रखा है, तो 12 लिखा, पिको को जब अपन हटाएंगे तो 10 की पावर -12 लग जाएगा। v का स्क्वायर करना है, यानी 50 का जब अपन स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 00 हमारे पास लग जाएगा। 2 से जब अपन यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार डिवाइड हो जाएगा। 25 को यदि हम 6 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 150 हो जाएगा और 2 जीरो इसके साथ आगे कंटिन्यू चल रहे हैं, इंटू 10 की पावर -12 हो गया। यदि इस संख्या के अंदर 3 जीरो अपन हटा दें और यहाँ पे पॉइंट लगा दें तो ये जो वैल्यू है वो -4, यानी 4 का पावर जो है वो कम हो जाएगा। तो 10 की पावर -12 में से 4 पावर कम होगा तो 10 की पावर -8 रह जाएगा। तो सिंपली हमारे इस प्रश्न के अंदर आंसर जो है वो भी हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाता है। आगे चलते हैं, यदि हम प्रश्न संख्या 3 पे चलें तो यहाँ पे हमसे म्यू नॉट की विमा पूछ रहा है। सर म्यू नोट की विमा हम कैसे निकालें। सर म्यू नोट की विमा तो हमें याद ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, फटाफट हम म्यू नोट की विमा निकाल लेते हैं। किसी लंबे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हम जानते हैं। सर म्यू नॉट I/2πD होता है। 2π तो मात्रकहीन राशि है, म्यू नॉट की विमा चाहिए तो d को दूसरी तरफ गुणा में भेज दीजिए, तो हमारे पास म्यू नॉट के बराबर में फॉर्मूला आ जाएगा b इंटू में d अपॉन में I। केवल हम मात्रक की दृष्टि से चर्चा कर रहे हैं। अब सर हम चुंबकीय क्षेत्र की विमा भी नहीं जानते, तो चुंबकीय बल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, F इज इक्वल्स टू QVB एंड साइन थीटा। सर साइन थीटा भी मात्रकहीन है, चलिए B का मात्रक हमें विमा निकालनी है तो QV जो है वो इसके बटा में चला जाएगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि सर हमारे पास F जो B की वैल्यू है उसके अंदर हम लिख सकते हैं F/QV। तो ये वैल्यू जो है वो अपन B की जगह रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू क्या बन जाएगी। म्यू नॉट की वैल्यू बन जाएगी सर F अपॉन में सर आ गया QV, ये तो हमने लिख दिया किसकी जगह, B की जगह, ऊपर आ गया D बटा में आ गया हमारे पास करंट I। तो इसकी विमा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। F की विमा क्या होती है, बल की विमा, सर M1L1T-2। बहुत बढ़िया, इसके साथ में दूरी भी दे रखी है, ऊपर L1 आ जाएगा, नीचे आवेश दे रखा है, आवेश की विमा होती है AT, और जब ये ऊपर जाएगा तो A की पावर -1 और T की पावर -1। T की पावर हमारे पास क्या लग जाएगी, -1, क्योंकि आवेश की विमा होती है AT जो कि बटा में है, अंश में जाएगा तो चेंज हो जाएगा। फिर हमें दे रखा है वेग, वेग की विमा होती है सर L1T-1, तो L ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1
और टी जब ऊपर जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और साथ में इसके साथ में और क्या दे रखा है, हमें करंट भी दे रखा है, तो ये करंट का मात्रक एम्पियर होता है, ये जब ऊपर जाएगा तो a-1 लग जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास m1 हो गया। L में -1 और +1 एक पावर कैंसिल आउट होगी तो L की पावर भी 1 रहेगी, तो m1 L1। t की बात करें तो t के अंदर t-1 है और t+1 है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो t की पावर -2 रह गई, और a की पावर -1 और a की पावर -1 a की पावर -2 हो जाएगा। तो फाइनली m1 L1 t-2 a-2, m1 L1 t-2 a-2, ये दोनों विमाएं समान हैं, तो इनमें से जिसके भी साथ में a की पावर -1 होगी तो वही हमारा मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हमारा सही होना है, ये पेपर में मिस प्रिंट है, जिसके साथ में भी a की पावर -2 लगी होगी वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम मान लेते हैं कि इसके साथ में a की पावर -2 है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं। 5 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली में धारा का मान है वो 2 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से कम हो रहा है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना हो जाएगा। सर प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला लेंज के नियम से यदि हम देखें तो E बराबर -L/dI/dt होता है। तो L हमारे पास दे रखा है हमें 5, ये रख लेंगे। उसके बाद में माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। DI/dt यानी परिवर्तन को, और साथ में ये कह रहा है कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो कमी को हम क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। तो इसके साथ में हमारे पास DI/dt यानी 2 एम्पियर प्रति सेकंड -2 दे रखा है। -5 और -2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 वोल्ट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रायतः मोटर ड्राइवर जो होता है उसकी सीट के आगे लगा हुआ दर्पण कौन सा होता है। यहां पे आगे लगा हुआ दर्पण का मतलब है कि गाड़ी के अंदर भी एक दर्पण लगा होता है और एक गाड़ी के साइड में, जिसे पार्श्व दर्पण भी कहते हैं। दोनों ही स्थितियों में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, चाहे गाड़ी ड्राइवर के साइड में लगा हुआ शीशा हो या फिर गाड़ी के बीच में आगे ड्राइवर के पास में लगा होता है, वो भी हमारा उत्तल लेंस होता है। तो कुल स्थितियों में उत्तल दर्पण होता है। तो कुल मिलाकर के बी ऑप्शन जो है वो दोनों स्थितियों में हमारे पास राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। छठा प्रश्न हमसे कह रहा है कि उत्तल लेंस की शक्ति क्या होती है। सर पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, और उत्तल लेंस की पावर जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, तो डेफिनेटली इसकी जो शक्ति होगी वो भी धनात्मक हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि आवेश के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। आवेश जो है वो क्वांटीकृत होता है, आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, आवेश 2 प्रॉपर्टी बहुत है, आवेश निश्चरता के नियम का पालन करता है, आवेश एक अदिश राशि है। तो इस तरीके से आप कोई भी 2 प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न पे पढ़ते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि धनात्मक बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा। ये मान लीजिए कि आपके पास एक कोई धनात्मक बिंदु आवेश है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, तो इसकी वजह से चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो लंबवत बाहर की तरफ होगी, और इससे अगर अपन बराबर दूरी पे लेके चलेंगे तो एक गोला हमारे पास बनेगा। तो धनात्मक आवेश की वजह से जो समविभव पृष्ठ बनेगा वो एक गोलीय पृष्ठ बनेगा। तो यहाँ पे आप एक गोला बना करके इस तरह का जो डायग्राम है वो यहाँ पे आपको शो करना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि 4 × 10⁻⁸ कूलाम का आवेश है और इतनी mm की दूरी पर बिंदु पर विभव का मान निकालना है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला होता है V = kq/r। तो k की वैल्यू हम लिख देंगे 9 × 10⁹। उसके बाद में आवेश की विमा लिख देंगे 4 × 10⁻⁸, और बटा में हमें r लिखना है, लेकिन r के साथ में बेटा मिलीमीटर दे रखा है। तो मिलीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ से इसे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बटा में हमारे पास वैल्यू बनेगी 9 × 10⁻⁵। तो 9 से तो 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या रहेगा, एक तो 4 रह जाएगा, वो हमें लिखना है। 10⁻9 है और 10⁻8 है, तो 10⁻1 हमारे पास यहाँ पे रह जाती है ऊपर, और नीचे 10⁻5 ये भी जब ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 10⁻6 हो जाएगा। तो 4 × 10⁻6 वोल्ट का विभव जो है वो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा। मात्रक आप आगे वोल्ट लगा सकते हैं, या 10⁻6 को भी यदि आप मात्रक के फॉर्मेट में लिखें तो 4 मेगावोल्ट जो है वो भी आप इसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वाहक बल में क्या अंतर होता है। विद्युत वाहक बल को हम EMF भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं।
तो दोनों की डेफिनेशन जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैंने पहले पढ़ाई भी है, नोट्स के अंदर भी उपलब्ध है। विद्युत वाहक बल क्या होता है कि जब सेल खुले परिपथ में होता है, यानी सेल की वजह से कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही होती है, उस समय सेल के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी जब सेल खुले परिपथ में है, कोई भी प्रतिरोध ऐसा नहीं है जिसकी वजह से करंट जो है वो फ्लो हो रहा हो। लेकिन जब सेल बंद परिपथ में होता है, किसी सर्किट के अंदर इस सेल की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, इन दैट सिचुएशन, उस स्थिति में यदि आप इस सेल के दोनों सिरों के बीच की विभवांतर आप नापते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टता। तो आप बहुत सिंपली लिखेंगे कि जब सेल खुले परिपथ में होता है, सेल के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है, और जब सेल बंद परिपथ में होता है उस समय सेल के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। नेक्स्ट है विभव मापी की विभव प्रवणता किसे कहते हैं, 1 नंबर की डेफिनेशन लिखनी है। यानी विभव मापी का जो तार होता है उसकी एकांक लंबाई के ऊपर विभव पतन V/L, वो हमें विभव प्रवणता कहलाती है। सिंपल हम लिखेंगे कि विभव मापी के तार की एकांक लंबाई का विभव पतन जो है वो विभव प्रवणता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि विभव मापी जो है वो वोल्टमीटर की तुलना में श्रेष्ठ उपकरण है, क्यों? देखिए, वोल्टमीटर जो होता है उसका कोई ना कोई आंतरिक प्रतिरोध होता है। हमने हमारे प्लेलिस्ट के अंदर, आप चैप्टर में जाएंगे तो आपको हर एक प्रश्न का विस्तार पूर्वक एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अभी तो अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपके सर के ऊपर हैं, 1-2 दिन में आपके पेपर्स होने, लेकिन जैसे ही अर्धवार्षिक परीक्षाएं कंप्लीट होती हैं तब मैं आप सभी बच्चों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के हर एक चैप्टर के हर एक बिंदु का जो वीडियो है वो आप विस्तार पूर्वक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप बोर्ड परीक्षा में 56 में से 56 नंबर ला सकते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने छोड़ रखा है, सारे सिलेबस के नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो वोल्टमीटर जो है उसका कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसकी वजह से उसके अंदर से थोड़ी बहुत विद्युत धारा प्रवाहित होती है और वो उस परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का वास्तविक विभवांतर नहीं दे सकता, वास्तविक विभवांतर से कम वैल्यू देता है। लेकिन विभव मापी जो होता है वो हमेशा करंट जो है, एनर्जी जो है वो प्राथमिक परिपथ से लेता है और जिस सेल के या जिस परिपथ के दो सिरों के बीच का विभवांतर नापना चाहते हैं उसमें से कोई करंट ये अपने अंदर से फ्लो नहीं करता है। यानी विभव मापी एक आदर्श वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है, लेकिन कोई भी वोल्टमीटर है वो आदर्श वोल्टमीटर नहीं होता है, उसके अंदर से थोड़ी ना बहुत करंट जो है वो फ्लो होगा और वो वास्तविक विभवांतर नहीं नापेगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भंवर धाराओं के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। भंवर धाराओं का जो उपयोग है वो डिस्क ब्रेक के अंदर किया जाता है, भंवर धाराओं का प्रयोग है वो भट्टियों के अंदर किया जाता है, भंवर धाराओं का प्रयोग है वो हीट उत्पन्न करने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है, जहाँ पे कई तरह के रोगों के अंदर जब बॉडी के किसी पार्ट की सिकाई करनी है, गर्माहट उत्पन्न करनी है, दैट टाइम भी भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। तो सिंपली आप कई तरह से लिख सकते हैं। पावर ब्रेक्स के अंदर लगाया जाता है, रेलवे जो रेलगाड़ियाँ होती हैं उनके पावर ब्रेक में लगाया जाता है। भंवर धाराओं का उपयोग है वो ऊष्मीय भट्टियों के अंदर किया जाता है, भंवर धाराओं का उपयोग है वो चिकित्सा क्षेत्र के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो पूरा डेरिवेशन जो है वो आप यदि हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के चैप्टर नंबर 4, पहले के समय में आरबीएससी के अंदर ये चैप्टर नंबर 4 हुआ करता था, वहां पे यदि आप समांतर प्लेट संधारित्र का जो वीडियो है उसको आप विस्तार से पढ़ेंगे तो ये पूरा डेरिवेशन आपको एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल दे रखा है कि 3 प्रतिरोध हैं वो समांतर क्रम में। ठीक है साहब, ये 3 प्रतिरोध हैं वो समांतर क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं। ठीक है, 30 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हमने एक 30 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है और 7.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो सर I बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास V/R, और R के बराबर में यदि हम फॉर्मूला निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा V/I। यानी वोल्टेज दे रखा है 30 वोल्ट, उसमें जब हम 7.5 एम्पियर का भाग लगाएंगे तो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो कितना भाग जाएगा? 30 में जब आप 7.5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 7.5 का दुगुना होता है 15, 15 का दुगुना होता है 30, यानी 4 बार भाग जाएगा। तो ये जो 3 प्रतिरोध हैं, इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो हमारा 4 ओम का हो जाएगा। लेकिन इनमें से जो 2 प्रतिरोध हैं वो 10 और 12 ओम के हैं, तो तीसरा प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो सिंपल आप फॉर्मूला जानते हैं, 1/R = 1/R1 + 1/R2
प्लस 1/R3 का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये टोटल वैल्यू 4 ओम की है। 1/4, 1/R1 की जगह हम R1 लिख देते हैं, फिर 1/10 हो जाएगा, फिर 1/12 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो दूसरी तरफ जाएंगे तो नेगेटिव में हो जाएंगे, तो 1/4 माइनस 1/10 माइनस 1/12 दैट इज इक्वल्स टू 1/R हो जाएगा। इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो कितनी बार जाएगा एलसीएम? 60 बार चला जाएगा, तो 60 एलसीएम हो जाएगा। उसके अंदर आप इसको कैलकुलेट कर लेना, आपको इसका सॉल्यूशन जो है, इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ज़्यादा हम सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि उससे वीडियो की जो लंबाई है वो बड़ी हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 हमसे कह रहा है कि बायो-सावर्ट के नियम से एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के एक्स पर स्थित किसी चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। धारावाही कुंडली है, उसके एक्स के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हमें निकालना है। तो इसके बाद फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर ब्रैकेट 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, और अंडर रूट को हटा देंगे हम और इसकी जगह पावर लिख देंगे 3/2। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। ये भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर में बड़े अच्छे तरीके से पूरा टॉपिक जो है वो आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न जो है, चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत क्या है और इसकी कार्यप्रणाली समझाइए। चल कुंडली धारामापी जो होता है उसकी बनावट, उसकी कार्यप्रणाली, उसका सिद्धांत पूरा का पूरा आप लोगों को हमारे प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। एक अभिसारी लेंस है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसको जब पानी में डुबोया जाएगा तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, हमें कैलकुलेट करना है। आरबीएससी के पाठ्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनसीईआरटी के पेपर के अंदर भी पूछा गया है। चूंकि अभिसारी लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। लेंस मेकर फॉर्मूले से हम इसका उपयोग करेंगे। 1/f दिस इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2 का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो 1/20 यहाँ पे लिखेंगे, 1/20 आएगा। म्यू माइनस 1 यानी सीधा सीधा ग्लास और एयर का जो अनुपात है, जो अपवर्तनांक है, वो हमें यहाँ पे यूज करना है। तो 3/2 लिखेंगे, -1 करेंगे। देखिए अपवर्तनांक हमें यहाँ पे लिखना है क्योंकि अभी ये वायु में रखा हुआ लेंस है, तो ग्लास वाला फॉर्मूला जो है वो हमें यहाँ पे डायरेक्टली यूज करना है। तो 3/2 का मतलब होता है सर 1.5 में से 1 जाएगा तो सर बचेगा आधा, तो ये हमारे पास 1/2 रह जाएगा। 1/2 में से 2 दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और बटा में कितना है, फोकस दूरी इसकी 20 दे रखी है तो 2/20 यानी ये 1/10 आ जाएगा। तो 1/R1 माइनस 1/R2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/10 हो जाएगी। आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करके और जितना समझ में आया उसको आप रफ कॉपी में लिख लें, अभ्यास करें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया उसके अंदर सर 1/R1 माइनस 1/R2 दिस इज इक्वल्स टू 1/10 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें इस पूरे लेंस को पानी में डुबोना है। पानी में डुबोएंगे तो इसकी फोकस दूरी को हम लिख देंगे 1/f डैश। फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू माइनस 1। लेकिन यहां पे जो म्यू है वो हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि लेंस पानी में डुबो दिया। अब प्रकाश की किरण है वो पानी से ग्लास में एंटर करेंगी, पानी से ग्लास में एंटर करेंगी। तो हम यहाँ पे अपवर्तनांक का संकेत लिखेंगे वाटर टू ग्लास, वाटर टू ग्लास। फॉर्मूला लगेगा म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो म्यू आया है इसकी जगह हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इक्वल्स टू म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू -1, और आगे हमारे पास 1/R1 माइनस 1/R2 जिसकी वैल्यू हमने 10 निकाल रखी है, तो 1/10 आ जाएगा। म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू जब हम लिखेंगे तो 3/2 बट्टा में लिखेंगे हम 4/3, बट्टा का 3 चला जाएगा ऊपर, बट्टा में ये रह गया 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9/8। 9/8 में से आप -1 करो, 9/8 में से जब आप -1 करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 1/8। इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 1/8, और ये 1/10 है। 1/8 और 1/10 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/f डैश इज इक्वल्स टू 1/80, तो f डैश इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी फोकस दूरी जो है वो 80 सेंटीमीटर की हो जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व कर लें। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति के लेंस की निकट दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है और दूर की जो बिंदु है वो 200 सेंटीमीटर है। चश्मे के लिए लेंस की क्षमताएं लिखिए। तो पहली स्थिति में आप P का फॉर्मूला लिखेंगे 1/f, ये हमारे पास सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, तो
तो मीटर में बदलेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 50 और 100 चला जाएगा ऊपर, तो 2 डायोप्टर हो जाएगा। पहली स्थिति में हमारे पास 2 डायोप्टर हो जाएगा। दूसरी स्थिति में 1/200, 200 को मीटर में बदलने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 इसमें ऊपर चला जाएगा तो 100/200 1/2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमारे पास 0.5 आ जाएगी, तो इसके लिए हमारे पास 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। सिंपल हमें लिखना है। निकट बिंदु जो है उसके लिए हमें जो लेंस लगाना होगा वो हम उत्तल लेंस यूज करेंगे, और इसके लिए जो हम लेंस यूज करेंगे दूर वाले बिंदु के लिए उसको हम अवतल लेंस काम में लेंगे। तो दोनों ही लेंसों की क्षमताएं हमें यहाँ पे लिखनी चाहिए। 3 नंबर का बड़ा प्रश्न कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा कीजिए। किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश Q और उनके बीच की दूरी को हम सामान्यतः 2a लेते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष के ऊपर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा Kp/r³। निरक्ष के ऊपर हमारे पास फॉर्मूला जो है वो Kp/r³ आ जाएगा। व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। विस्तार से जब आप चैप्टर नंबर 2 में चैप्टर नंबर 1 में जब फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाकर के विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष के ऊपर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि आप पूरे टॉपिक को विस्तार पूर्वक क्लियर कर लेंगे। चलिए, इसके साथ में 8वां का एक प्रश्न और भी है। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी बंद पृष्ठ में से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। गाउस के नियम से एक समान आवेशित अनंत चादर के कारण उसके नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। चैप्टर नंबर 2 हुआ करता था गाउस का नियम, उसमें जाकर के जब आप अनंत विस्तार की चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तब आप लोगों को पूरा डेरिवेशन जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, यहाँ पर आपको ये नहीं दे रखा है कि इसमें चालक है या कुचालक है। तो चालक और कुचालक जब आप लोगों को नहीं दे रखा है, इन दैट सिचुएशन आप इसे कुचालक मान करके सोल्व करेंगे। कुचालक मान करके आप इसका डेरिवेशन लिखेंगे, क्योंकि डेफिनेटली यहां पे लिखना चाहिए था चालक परत है या अचालक परत है। ठीक है, आगे चलते हैं। 21वां प्रश्न कह रहा है कि लेंज का नियम लिखिए। लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज का नियम कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा जो है वो अपने उत्पत्ति के कारण का विरोध करती है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक छड़ की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला जो है वो डिराइव करना है। पूरा विस्तार पूर्वक आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ेंगे तो आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एम्पियर का नियम क्या कहता है? एम्पियर का नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन है वो μ0 इंटू सिग्मा आई के तुल्य होगा। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट है और यही अपने को स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहिए। इसकी सहायता से किसी लंबी परिनालिका के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बी का फॉर्मूला हम जानते हैं μ0 जो है वो इसका डेरिवेशन का रिजल्ट आ जाता है। ये भी आप चैप्टर में प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से हमने कॉपी के अंदर नोट्स लिख करके और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। 22वां प्रश्न हमसे कह रहा है, अंतिम प्रश्न है ये इस पेपर का, किसी प्रिज्म के लिए आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में ग्राफ खींचिए। तो आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में जब आप ग्राफ खींचेंगे तो ये हमारे पास आपतन कोण हो जाएगा, इधर हम विचलन कोण ले लेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो यू शेप का आएगा और यहाँ पे हमारे पास न्यूनतम विचलन की स्थिति आ जाएगी। आगे कह रहा है कि अपवर्तनांक प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है डेल्टा एम दिस इज इक्वल्स टू μ-1 ब्रैकेट ए। तो इसका ये जो रिजल्ट है न्यूनतम विचलन का, अपवर्तनांक का, प्रिज्म कोण के बीच का जो संबंध यहाँ पे पूछा गया है, ये पूरा डेरिवेशन जो है वो चैप्टर नंबर 11 का हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के जब आप पढ़ेंगे प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन का रिलेशन निकालना तो पूरा डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि आपको इस डेरिवेशन तक चलना होता है। आगे कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण चित्र बनाओ। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर जब हम किरण चित्र बनाते हैं तो आप लोगों को पता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर इस तरह से दो लेंस काम में लिए जाते हैं।
यहाँ पे हमारे पास जो बिंब रखा हुआ है उसका प्रतिबिंब हमें यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यहाँ पे जब अपन प्रतिबिंब बनाएंगे तो इसका आभासी प्रतिबिंब पीछे बनेगा। इस तरह का डायग्राम जो है वो यहाँ पे बनने वाला है। 1 नंबर का चित्र आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो चैप्टर नंबर 11 के अंदर जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो वीडियो है उसको आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साथ में कह रहा है कि इस आवर्धन क्षमता का जो आवश्यक सूत्र है उसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ये भी इसी डेरिवेशन के अंदर आप लोगों को प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें। डेफिनेटली आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर और आने वाली बोर्ड परीक्षा के अंदर भी ये पेपर जो है वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।